व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ सुसाइड? ऐसा क्या हो जाता है लोगों की लाइफ में कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहते हैं? इमोशनल डिस्ट्रेस में या तो पेरेंट्स का प्रेशर हो सकता है, किसी रिलेशनशिप में टूटना या डिवोर्स वाला केस हो सकता है, या फिर पर्सनल आइडेंटिटी क्राइसिस। हमारे जो जेनजी हैं इनकी लाइफ इतनी फ्रेजाइल कैसे है कि सिर्फ सोशल मीडिया के फॉलोअर्स की वजह से, ना बढ़ने की वजह से उन्होंने अपनी लाइफ खत्म कर दी। आपने देखा हो कुछ लोगों को जो सोशल मीडिया पे, इफ़ यू सी देयर पिक्चर्स एंड इमेजेस, आइदर दे आर ट्रैवलिंग समवेयर और दे आर डूइंग कोई गोवा का हॉलीडे कर रहे हैं, कभी कोई इवेंट कर रहे हैं, कभी कोई केक कटिंग, कभी कोई मॉल में जा रहे हैं, कभी शॉपिंग कर रहे हैं। सो व्हाट हैपेंस इज ज़रा सा भी लो, मतलब नॉर्मल लाइफ में जब वो आते हैं ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते उसको। नॉर्मल लाइफ इज़ लाइक डिप्रेशन। जब व्यक्ति पीक डिप्रेशन में हो, उससे ज्यादा ख्याल उसका जब रखना पड़ता है जब वो डिप्रेशन से उभर रहा होता है। बिल्कुल सही कहा, एंड दिस इज 100% ट्रू। 66 days इज नॉर्मली, आई वुड से, इज द हीलिंग पीरियड फॉर अ पर्सन हु इज कमिंग आउट ऑफ डिप्रेशन। अब अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो क्या स्कूल कॉलेज में जो बुलिंग होते हैं, विच इज वेरी कॉमन, हर जगह है, क्या बुलिंग भी एक रीजन है? पेट में दर्द की कंप्लेन करता था, जब उसका जब इंटरनल एग्जामिनेशन हुआ, इट्स सो बैड कंडीशन दैट परमानेंट डैमेज इज डन टू हिज intestine and all of those parts। जिस व्यक्ति ने सुसाइड किया वो तो चला गया, लेकिन उसके बाद उनकी फैमिलीज को भी सफर करना पड़ा। फॉर अ मदर हु लॉस्ट हर सन, 17-year-old का सन था उनका। सो शी सेड दैट मुझे बस एक क्वेश्चन पूछने के लिए सुसाइड करना है। आई विल वांट टू डाई एंड आई वांट टू गो टू वेयर माय सन इज एंड आई वांट टू आस्क हिम दैट मेरा 17 साल का प्यार तुम्हें कम पड़ गया कि तुमने वो 2 साल की लड़की के लिए यू नो कम सुसाइड। मिताली जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। कैसी हैं आप? All well. How are you? Very nice to meet you. And बहुत excited हूँ मैं आज के podcast के लिए. Hopefully we'll do a great job. I'm also doing good, मैम। थैंक यू फॉर आस्किंग। मैम, पॉडकास्ट तो आपसे बहुत टाइम से करना चाह रहे थे, लेकिन आपका बिजी शेड्यूल था एंड आपने आज जो टाइम निकाला उसके लिए अगेन थैंक यू सो मच। My pleasure. मिताली जी, जो मेरा पहला सवाल आपसे है, आपने बहुत सारे सुसाइडल थॉट्स वाले लोगों की काउंसलिंग करी है, तो एज पर यू व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ सुसाइड? ऐसा क्या हो जाता है लोगों की लाइफ में कि वो अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहते हैं? So there are two ways of looking at it, Manav. First is the scientific way, which is why the brain starts behaving in a certain way, है ना? जैसे for example, if you talk about it scientifically, there are two parts of your brain. One responsible for decision making, जो हमारा prefrontal cortex है, and second is your emotional brain. ठीक है? तो जब आपका emotional brain over a long period of time किसी emotional distress में होता है, like you have been, कोई एक पेन है जो आपको बार बार सता रहा है, आप इमोशनल डिस्ट्रेस में, या तो पेरेंट्स का प्रेशर हो सकता है, किसी रिलेशनशिप में टूटना या डिवोर्स वाला केस हो सकता है, या फिर पर्सनल आइडेंटिटी क्राइसिस, यू नो, लाइक फॉर एग्जांपल पीपल विथ जेंडर, जैसे गेज को हो जाता है अक्सर, है ना, सोसाइटी में हैंडल करने। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ इमोशनल अब्यूज़, इमोशनल, सेक्शुअल, एनी काइंड ऑफ अब्यूज़ क्रिएट्स अ इमोशनल डिस्ट्रेस जो एमिगडाला हैंडल करता है। नाउ जब एमिगडाला का वो जो इमोशनल ब्रेन हमारा होता है, वो जब इतना ज़्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इमोशनल डिस्ट्रेस में होता है, तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को बंद कर देता है। इट कम्प्लीटली शट्स डाउन द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, और उस समय इंसान बन जाता है रोबोटिक, और वो दर्द को इतना बर्दाश्त ही नहीं कर पाता दैट दे ट्राई टू cut themselves, harm themselves, try to पहले सिर्फ हल्का हल्का कटिंग से शुरू होता है, कुछ लोग जंप करने की कोशिश करते हैं, तो मल्टीपल सुसाइड अटेम्प्ट्स हैपन बिफोर दे एक्चुअली कमिट सुसाइड। ओके, सो दिस इज द साइंटिफिक वे ऑफ लुकिंग एट इट। लेकिन अगर आप इमोशनली देखा जाए, है ना, कि ऐसा क्या हो जाता है कि इतना ज़्यादा कोई इमोशनल डिस्ट्रेस में चला जाता है कि वो पूरा ही बंद हो जाए, वो तब होता है कि जब वो इमोशनल डिस्ट्रेस बढ़ रहा था ना, दे नेवर शेयर्ड इट। द प्रॉब्लम इज इमोशनल डिस्ट्रेस जो होता है वो एक बलून की तरह है जो बड़ा होता जा रहा है, मतलब पेन बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अगर उसको डिफ्यूज करने के लिए कोई कन्वर्सेशन हो जाए, या किसी ने आपको गुस्से में डांट ही दी और आप रो दिए, तो रोने से, बात करने से, कन्वर्स करने से वो डिफ्यूज भी हो सकता है डिस्ट्रेस। लेकिन क्योंकि वो कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाता, लोग फील ही नहीं कर पाते, लोग कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते कि वो किस पेन से गुजर रहे। शेम और गिल्ट उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको लगता है कि जो आपका पेन है वो किसी को आप बता नहीं सकते, है ना।
एंड तभी कुछ बच्चे इसीलिए सुसाइड कर लेते हैं कि वो अपने मार्क्स से अशेम्ड फील कर रहे हैं। वो अपने पेरेंट्स को बता ही नहीं पाते कि मैम मैं उतना समझदार या इंटेलिजेंट नहीं हूँ जितना आप समझ रहे हो, मैं हूँ ही नहीं इतना इंटेलिजेंट, जो मैंने सारी मेहनत करके देख ली, नहीं आ रहे मैथ्स में 100, ठीक है, मैं हूँ ही नहीं। ये शेम कि मेरे पेरेंट्स को मैं ये कैसे बताऊँ, उसलिए इससे बेटर ही सुसाइड कर लो। मैम क्या रियल लाइफ में मार्क्स इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं, और क्या इट इज़ द करेक्ट पैरामीटर टू जज समवन्स इंटेलिजेंस कि अगर मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो वो इंटेलिजेंट नहीं है? The whole term of competitive exam is based on competition, not intelligence. It is not an exam of intelligence. It is कि तुमने दूसरे के comparison में कितने marks लाए, right? तो how can you judge anybody's caliber through just the competition of it? और जब हम ये मानते आ रहे हैं कि everybody is unique, है ना, everybody is born unique, everybody is a unique talent, और उसको प्रेजेंट करने का मौका मिलना चाहिए। एक बंदा है जो बचपन से रेसेस में जीतता आ रहा है पर मार्क्स एवरेज ला रहा है, अब उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं नहीं, इसको मैथ्स का ट्यूशन लगा दो, सबसे महंगा ट्यूशन लगा दो, सबसे ज़्यादा साइंस का ट्यूशन लगा दो, बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में डाल दो, कुछ भी कर लो। बच्चा स्पोर्ट्स के लिए पैदा हुआ था, आपने वो पूरा छीन लिया उससे और उसको फोर्स करके मैथ्स का बेस्ट से बेस्ट ट्यूशन लगवा दो, उसका है ही नहीं वो कैलिबर। Absolutely. और बच्चे को क्या प्रेशर होता है, मम्मी पापा मेरे लिए बहुत खर्चा कर रहे हैं, यू नो, पापा डबल शिफ्ट कर रहे हैं, मम्मी अपने लिए कुछ ज्वेलरी नहीं ले रही, कपड़े नहीं ले रही जस्ट बिकॉज ऑफ मी। इतने प्रेशर में जब वो मार्क्स नहीं ला रहा है तो वो क्या सोचेगा कि अब तो पापा ने तो लोन भी लिया हुआ है मेरे लिए, है ना, इट इज़ बेटर दैट आई डाई, आई एम नॉट वर्दी ऑफ इट। तो ये दिस इज़ अ नॉर्मल सिनेरियो। मैं ये केसेस तो मैं रोज एवरी सिंगल डे आई हैव एटलीस्ट 7 to 8 काउंसलिंग, और वो सब सुसाइड प्रिवेंशन वाली होती है। उनकी एक भी काउंसलिंग मैं किसी भी दिन मिस नहीं कर सकती बिकॉज वो मल्टीपल सेशंस होते हैं, और अगर मैं चाहे मर भी रही हूँ मैं उनके सेशंस मिस नहीं कर सकती बिकॉज वन सेशन आई लूज, दे थिंक दैट एक इंसान जो हमारी बात सुन रहा था अभी वो भी नहीं है। एब्सोल्युटली। मैम ये कितने टाइम से आप जो सुसाइडल थॉट्स की टेंडेंसीज जिन लोगों में होती है उनको काउंसिल कर रही, कितना टाइम हो गया आपको? ऑलमोस्ट 6.5 years। 6.5 years। Yes। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो पहला केस कौन सा था जो आपने हैंडल किया, और वो कितना टफ था? बिकॉज आई नो आप अब जब 6 साल से कर रही हैं तो आई बिलीव इट इज़ ईजी फॉर यू, आपको पता है लोगों को किस तरह से काउंसिल करना है, लेकिन जो शुरुआत होती है, पहला केस कैसा था आपका और क्या कितना टफ था आपके लिए उसको हैंडल करना? एक्चुअली मानव द फर्स्ट केस दैट आई हैंडल्ड, आई थिंक उस समय मुझे पता भी नहीं था कि वो सुसाइडल, दैट पर्सन इज सुसाइडल। आई वाज जस्ट हैंडलिंग अ नॉर्मल साइकोलॉजिकल यू नो सेशन विथ हिम, एंड उस समय तो ऐसा था कि मैंने सुसाइड फ्री इंडिया स्टार्ट भी नहीं किया था, द एनजीओ नेवर स्टार्टेड, एंड आई वाज जस्ट काउंसलिंग अ नॉर्मल पेशेंट हु इज कमिंग टू मी फॉर यू नो हिज मेंटल प्रॉब्लम्स। उसकी काउंसलिंग नॉर्मली चल ही रही थी, एंड वन डे लेट इन द नाइट, आई थिंक अराउंड 3 बजे के आसपास, एक व्हाट्सएप मैसेज आई रिसीव्ड, okay, जिसमें देयर वाज अ पिक्चर ऑफ द स्टार्स, ओके, एंड तो मैंने देखा रात को 3 बजे कौन मैसेज कर रहा है, तो आई जस्ट लुक्ड एट इट। मैं उस समय हॉलीडे में थी मसूरी में विद माय फैमिली, होटल में थी, एंड आई सॉ द मैसेज ऑन माय फोन एंड इट सेड स्टार्स, और नीचे लिखा होता मैम आई एम स्टैंडिंग ऑन द बालकनी अबाउट टू जंप। व्हाट? या, सो ही क्लिक द पिक्चर फ्रॉम अबाउट टू जंप, वो रेलिंग के उधर बाहर खड़ा था, ओके, एंड ही क्लिक द पिक्चर एंड ही थॉट कि मैम को मरने से पहले एक मैसेज कर दूं मैं, एंड देन फिर वहाँ से मैंने फ़ोन उठाया और मैं उसको तुरंत कॉल किया और मैं भागी वहाँ से, रूम से बाहर नंगे पैर लॉबी में। आई जस्ट रैन टू माई लॉबी एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम। ही वॉज पिच ड्रंक, इतना मतलब उसने ड्रिंक किया हुआ था, वो कभी भी गिर सकता था, ओके, और मुझे बस ये था कि उसको पहले एक बार उतार लूँ, है ना। ट्रू। सो किसी तरह उसको कन्विंस करके मैंने बोला चलो ठीक है बात करते हैं, गेट डाउन फ्रॉम द बालकनी। ही गॉट डाउन फ्रॉम द बालकनी और फिर उसने अपनी पूरी प्रॉब्लम बताई। उसका केस ये था कि वो अनाथ है, ऑर्फन है, और उसने बहुत मेहनत से, मतलब बचपन से उसने जो काम स्टार्ट किया वो न्यूज़पेपर फेंकने से स्टार्ट किया था, एंड नाउ ही इज़ वर्किंग फॉर पार्लियामेंट एट अ वेरी गुड पोजीशन, एंड ही हैड मतलब बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया था, अभी शादी हुई थी उसकी, और किसी ने उसको फाइनेंशियली कोई ऐसा स्कीम समझा दी और सारा उसका जो सेविंग था 1-2 करोड़ रुपए, वो सारा उसमें वेस्ट हो गया, सारा पैसा चला गया, और उसके पास कोई बैकअप नहीं है, कोई फैमिली नहीं है। और वो सोच रहा है मैं अपनी वाइफ को क्या ऑफर कर रहा हूँ, आई एम नॉट वर्थ इट, आई बेटर डाई।
एंड वो रात भर रोता रहा, सुबह 5 बजे तक मैंने उसकी काउंसलिंग की, रोता रहा। फिर 5 बजे मुझे लगा, फिर मैंने उसकी वाइफ का नंबर लिया, उसको कॉल किया कि यू शुड गो बैक होम, शी वॉज नॉट एट होम। एंड उसके बाद मैं अपने रूम में गई हूँ एंड माई फैमिली बस प्लानिंग की अभी हम कहीं घूमने जाएंगे। सो दिस इज़ माई नॉर्मल लाइफ, है ना। उसके बाद मैंने फैमिली के साथ मसूरी घूमा भी है, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ समथिंग आई कैन नॉट अवॉइड एंड ये कभी ख़त्म नहीं होगा, और मुझे पता है यही मेरा मिशन है, यही मेरा पर्पस है। और तब तक सुसाइड फ्री इंडिया पिक्चर में था ही नहीं, आई वाज जस्ट नॉर्मली काउंसलिंग। Okay. And I did not realize that suicide is such a big issue in the society, hidden under so many blankets. Under the ये छोटे छोटे हम इमोशनल प्रॉब्लम्स जो सोचते हैं वो बड़े कितने हो जाते हैं और सुसाइड तक कब पहुंच जाते हैं, we never know. So that's how that's the memorable one. Absolutely. मैम, जब भी हम सुसाइड की बात करते हैं तो अभी रिसेंट के, हालांकि हर साल इंडिया में लाखों लोग सुसाइड करते हैं, और अभी मैं अगर रिसेंट की केसेस की कुछ आपसे बात करूं तो अप्रैल 2025 के मुझे 2-4 केसेस याद आ रहे हैं। अप्रैल 2025 में 2 यंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने सुसाइड किया। एक लड़की का नाम था आई बिलीव मिशा अग्रवाल। सिमरन भी मैंने उनके बारे में was also a big case, 700,000 followers थे उसके। I think if you see her profile, you will see she's the most happiest person on social and media. same goes with Misha Agarwal as well. Yes. मिशा अग्रवाल सिर्फ 24 साल की लड़की थी और उसने अपने जन्मदिन के 2 दिन पहले सुसाइड किया। My God. 300,000 के आसपास उसके 300 के आसपास उसके फॉलोअर्स थे। और दूसरा जो केस है वो 21 साल का एक लड़का है, प्रतीक पटेल। तो इन दोनों लोगों ने अप्रैल में सुसाइड किया। जब इनकी फैमिली से पूछा गया तो इनकी फैमिली ने बताया कि ये लोग डिप्रेस्ड थे। और डिप्रेस्ड क्यों थे? क्योंकि सोशल मीडिया पे इनके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे थे। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि हमारे जो जेनजी हैं इनकी लाइफ इतनी फ्रेजाइल कैसे है कि सिर्फ सोशल मीडिया के फॉलोअर्स की वजह से, ना बढ़ने की वजह से उन्होंने अपनी लाइफ खत्म कर दी। ऐसा क्यों? See, I think एक तो there are 2 areas in this. There is a concept called high functioning depression. Okay, आपने देखा हो कुछ लोगों को जो सोशल मीडिया पे if you see their pictures and images, either they are traveling somewhere और दे आर डूइंग कोई गोवा का हॉलीडे कर रहे हैं, कभी कोई इवेंट कर रहे हैं, कभी कोई केक कटिंग, कभी कोई मॉल में जा रहे हैं, कभी शॉपिंग कर रहे हैं। उनकी दिवाली भी ऐसी हो रही है जैसे मतलब नॉर्मल से हटके, है ना। बिल्कुल। सो एवरीथिंग दे आर डूइंग इज लाइक अ मैग्निफिसेंट इवेंट, है ना। और जब ये लोग इस तरह की लाइफ जी रहे हैं ना, लाइक हाई ऑन डोपामीन लाइफ, सो व्हाट हैपेंस इज जरा सा भी लो, मतलब नॉर्मल लाइफ में जब वो आते हैं ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते उसको। Normal life is like depression. Wow. Okay, because they're living at such a high dopamine level. It is called high functioning depression, and it is very, very real for in successful people also, especially with lot of followers, lot of जिनको बहुत recognition मिलता है, उनके लिए बहुत ही common है high functioning depression, जहाँ पर celebrities को अक्सर होता है ये, जहाँ पर आपकी लाइफ इतनी हाई डोपामीन पे चल रही है, वन अचीवमेंट आफ्टर अनदर, वन इवेंट आफ्टर अनदर, तो जरा सा भी नॉर्मल लाइफ में जब आते हैं एंड यू हैव नथिंग मच इंटरेस्टिंग टू डू, यू फील यूर डिप्रेस्ड एंड यू फील वो इट्स लाइक इट्स अ ड्रग्स की तरह है कि पहले आप छोटे अमाउंट में आप ड्रग लेते हो तो ठीक लगता था, हाई हो जाते थे, फिर वो अमाउंट इज नॉट इनफ, नाउ यू नीड मोर, देन यू नीड मोर, सो डोपामिन इज लाइक ड्रग। द क्वेश्चन इज, ये जो लोग जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, किसी समय इन लोगों ने 0 से शुरू किया था, पर एटलीस्ट आज इनके 300,000 फॉलोअर्स हैं। जब 100 फॉलोअर्स हुए थे तो बहुत बड़ा, मतलब छोटा सा था, मगर डोपामिन हिट बहुत अच्छा था कि 100 फॉलोअर्स हुए, फिर 1000 हो गए, फिर 10,000, अभी 300,000 फॉलोअर्स भी कम है, राइट। किसी के 700,000 भी कम है, जिसके 7 मिलियन है उसको भी कम लग रहे हैं, किसी के 60 मिलियन है प्रियंका चोपड़ा के, उसको वो भी कम लग रहे हैं, बिकॉज इसका कोई एंड नहीं है। दिस हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन इज लाइक दिस, वेयर यू आर अचीविंग मोर एंड नाउ यू वांट मोर एंड मोर, सो देयर इज नो एंड टू इट। That's why this whole cycle of temporary happiness that keeps on. तो यंगस्टर्स को ये बात समझाई कैसे जाए? ये यंगस्टर्स से ज़्यादा आई थिंक बिगर प्रॉब्लम इज पीपल हु डू नॉट हैव अ नॉर्मल पर्सनल लाइफ, मतलब सोशल मीडिया के अलावा कोई लाइफ ही नहीं है, दैट इज़ अ बिगर प्रॉब्लम।
I think nowadays, and it has also affected senior citizens now. Senior Hmm. citizens are all the time on WhatsApp and Facebook. It has also affected teenager. It has also affected housewives. So much so that जो एक हाउसवाइफ जो बहुत अच्छा जीवन जी रही है, अपने बच्चों का ध्यान रख रही है, अपने हस्बैंड का ध्यान रख रही है, अपने हेल्थ का ध्यान रख रही है, सोशली एक्टिव है, उसको भी लग रहा है मैं कुछ भी नहीं हूँ दुनिया में, आई एम नथिंग, बिकॉज सी दिस अदर गर्ल, ये तो कहाँ घूम रही है, ये क्या पहन रही है, ये क्या खा रही है, ये कहाँ जा रही है. वो लोग सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स के पिक्चर देखते हैं ना. एग्जैक्टली, because they have no other life apart from social media. They're always on social media. हाँ, जैसे वो अपना आम उठते ही वीडियो बना रहे हैं, राइट? जैसे आम लोगों का हाँ. काम है, वो सुबह ऑफिस जाते, शाम को घर आते, वैसे ही वो उनका काम है, दे आर अर्निंग फ्रॉम इट. तो वो तो एक जॉब है. Unfortunately, इतनी funny चीज है, people think that people who are not on social media are not happy enough. जबकि it is the other way around. I have seen the most happiest couple, the happiest families have no presence on social media at all. मैम, आई हैव सीन मेनी ब्लॉगर्स. हम्म. आप विश्वास नहीं करेंगी, जब आप उनके वीडियोस देखोगे ना, दे विल सी ऑल हैप्पी, लेकिन जैसे ही उनका वीडियो खत्म होता है, आप उनका चेहरा देख के कहोगे भाई क्या हो गया. That's what we see in Big Boss also, right? बिग बॉस में हम यही तो देखते हैं कि वही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो इतने सोफेस्टिकेटेड और इतने क्लासी और इतने इंटरेस्टिंग लगते हैं अपने व्लॉग्स में और अच्छी बड़े सोफेस्टिकेटेड बातें करते हैं, वो घर में जब पब्लिक में घर में एक सिनेरियो में रह रहे हैं, वो कितने वियर्ड है. आप बर्दाश्त नहीं कर सकते उनको. मतलब एक इंसान, तानिया मित्तल करके अभी जो है उसमें, वो शी इज वेरी रिलीजियस, वेरी स्पिरिचुअल, और जब आप बिग बॉस पे देखते हो तो आप देख रहे हो कि वो तो आग लगा रही है सब जगह. शी इज ओनली गॉसिपिंग अबाउट अदर पीपल. आई हैव नो आइडिया अबाउट इट. मैं so बिग बॉस नहीं देखता. ये मैं खुद नहीं देखती हूँ, एंड दिस इज ऑल फ्रॉम द रील्स दैट आई हैव सीन, that how much changes has people's personality जब जैसे कैमरा हट जाता है ना. एब्सोल्युटली. मैम, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सुसाइड के ऐसे कौन से मेजर रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लोग अपनी जान दे देते हैं और वो एक बार सोचते भी नहीं इसके बारे में? तो वन इज डेफिनेटली पीयर प्रेशर. जैसे बच्चा जैसे टीनेजर में आता है, वो उसको इतने सारा प्रेशर, इमोशनल प्रेशर, वैलिडेशन, अपनी बॉडी से लगाव ना होना, सेक्सुअलिटी को समझना, बहुत सारी चीज़ें होती है ना. तो उस समय एक एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत होती है, और मम्मी पापा से वो थोड़ा डिस्कनेक्टेड, पेरेंट्स से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. वो एक टाइम है वेयर देयर आर हाई चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू डिप्रेशन इफ दे आर नॉट इन द राइट कंपनी. Okay. Second is people who are preparing for examination, जो long term exam की competitive exam की तैयारी कर रहे हैं, चाहे NEET हो, JEE हो, IAS हो, UPSC, all of these examination. तो वो लोग because they have given everything to one goal, मतलब सारे options हटा के एक ही option के पीछे भाग रहे होते हैं, तो they kind of get into this mode of ये नहीं तो फिर कुछ नहीं. तो वो ज़्यादा वो बहुत high chances है to commit suicide because they get into depression when they don't succeed. थर्ड सबसे मेजर इशू है रिलेशनशिप इश्यूज, चाहे वो डिवोर्स से रिलेटेड हो, चाहे मैरिटल अब्यूज से रिलेटेड हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे सास बहू के बीच में वो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो, जैसे कि हमारी सोसाइटी में हुआ था, वेयर अब एक बहू ने कमिट 50 ईयर्स की एज में, 50 प्लस की एज में, शी कमिटेड सुसाइड व्हेन हर सास वाज 90 years old. So she lived 50 plus with a son who was already in job. तो इतने साल शादी का वो अब्यूज़ निकाल लिया, फिर भी शी कुड नॉट टेक इट एनी मोर एंड शी कमिटेड सुसाइड, है ना. एंड द हस्बैंड, उसके आधे 6 महीने बाद उनकी सास की डेथ हो गई और हस्बैंड ने रीमैरिज कर ली. तो मैम, आपको नहीं लगता यहाँ पे सास से ज्यादा अब्यूजिव तो हस्बैंड होगा? हाँ, मतलब आई डोंट नो इफ ही वाज अब्यूजिव और नॉट, बट he was kind of managing the whole thing. The woman had the choice to leave this situation. या तो हैंडल कर लेती, या तो she could have taken a divorce. And but the thing is, वो जब माइंड आपका शट डाउन हो जाता है ना, तो चाहे आप कितने भी समझदार हो, वो डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि आपने इतना लंबे टाइम तक वो अब्यूज बर्दाश्त कर लिया. जब बोलने का टाइम था तब आपने बोला नहीं, जब डिसीजन लेने का टाइम था आपने लिया नहीं. आपने उतना ज़्यादा डिस्ट्रेस झेल लिया कि एक पॉइंट के बाद प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बंद हो गया, और अब वो अच्छा, ये 3 to 5 minutes का ही होता है. ये जो सुसाइड का थॉट होता है, ये 3 to 5 minutes का ही होता है. अच्छा. अगर उस बीच में अगर आपको किसी ने समझा दिया, या आपने किसी को कॉल करके बात कर ली, जैसे मुझे किसी ने कॉल कर लिया, तो दे विल बी सेव्ड. वो 5 मिनट अगर निकल जाता है ना, तो वी कंसिडर कि इंसान सेफ है.
वो ओके 5 मिनट का ही होता है, वो मतलब मैक्सिमम 5 मिनट का, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 मिनट्स टू 5 मिनट्स। उस बीच में अगर आपने उस बच्चे को या उस इंसान को समझा के उतार लिया, मतलब बचा लिया, तो दे विल नॉट गेट इनटू दैट मूड अगेन। बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली नहीं जाएंगे वहां तक, क्योंकि वो भी एक पीक होता है ना। और वहां से वापस आने के बाद दोबारा उस पीक पे पहुंचना, टू ट्राई एंड कमिट सुसाइड अगेन, इज लॉन्ग प्रोसेस। ओके मैम, मैं जब इस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करना था तो मैंने WHO की वेबसाइट पे पढ़ा था कि हर सुसाइड के पीछे एटलीस्ट 20 फेल्ड अटेम्प्ट्स होते हैं। यस। तो ऐसा क्या होता है कि जिनकी फैमिली में लोग सुसाइड करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, उसमें से ये भी लिखा था WHO की वेबसाइट पे कि आउट ऑफ दोज 20 अटेम्प्ट्स जो लोग सुसाइड करते हैं, 50 to 60% जो लोग सुसाइड करते हैं वो कुछ ना कुछ साइंस देते हैं Absolutely. जिनको लोग इग्नोर कर देते हैं या समझ नहीं पाते। तो ऐसे कौन से साइंस हैं जिन्हें फैमिली के लोगों को समझना चाहिए या फ्रेंड्स के लोगों को गौर करना चाहिए ताकि इन चीजों से बचा जा सके? So suicide has 3 stages. और स्टेज 1 होता है जिसमें बहुत क्लियर साइंस देखने को मिलता है। So first sign is when the person is taking the word, मतलब कैजुअली बोलता है वो शुरू में स्टेज 1 पे कि यार मैं मर ही जाऊं तो क्या ही हो जाएगा, यू नो, मेरे माय पेरेंट्स विल बी बेटर विदाउट मी एंड माय लाइफ इज सो सैड, आई जस्ट वांट टू डाई, यू नो, कैजुअली बोलता है। और ये हम सभी बोलते हैं, है ना। हाँ, ये तो तो सब लोग उसको इग्नोर करते हैं। बट जब ये फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, when it becomes very very often, उसके बाद this is the first symptom. Second symptom, either वो बहुत ज़्यादा सो रहा है, लेकिन 18 घंटा सो रहा है, या फिर वो रात भर सो ही नहीं रहा है 3 दिन तक, 4 दिन तक। Clear sign that he is either into depression or is about to become suicidal. Clear sign. Third is he's not doing the things that he used to love. For example, if he loved playing, he's not playing. If he loved drawing, he's not doing that. The things that he loved to do is he or she is not doing that anymore. Fourth very clear sign is when they start giving off their favorite things. They will call their friends and, you know, give away their favorite sweater, their favorite books. अपनी भाई बहन को अपनी favorite चीजें दे रहे हैं, you know, just kind of planning to go. Okay. And the last sign is when they call up their old friends and ask them ki mil le, you know, one last time, just come and meet me. And it is very random. या फिर बहुत ही emotional phone call कर रहे हैं to their friends, to their family members, to their sisters who's living abroad. So that is a clear sign that something is really off. मैम, बट द थिंग इज, ये जो भी आपने साइंस बताए हैं, दे आर वेरी कॉमन। Yes. ये ऐसे साइंस होते हैं जो हमने भी ये शो किया है कभी, जब हम इमोशनली थोड़ा सा हम लोग डाउन होते हैं, हम अपने इस तरह से बातें करते हैं, और हर कोई करता है। तो ये डिफरेंशिएट कैसे करें हम? करें? बिकॉज देखिए, मैंने ये बोला ना, 3 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, दिस इज स्टेज 1 का साइन। ओके। अगर इस साइन को आपने रीड नहीं किया तो इंसान तो ऑटोमेटिकली स्टेज 2 पे चला जाएगा। उसके बाद वो कट ऑफ कर देगा completely. He will shut everybody off, and now at this stage he's planning the date and the time and the place and the method of doing it. Okay. At this stage he will completely cut off people because of वो planning stage पे, और वो suddenly इसमें ना complete shift हो जाएगा। So अगर वो इंसान बहुत डिप्रेस चुप रहने वाला होगा तो suddenly extrovert बन जाएगा। Okay, sudden change in mood. और अगर बहुत ज़्यादा बोलने वाला होगा तो एकदम चुप हो जाएगा। Like you will feel that this is a different person completely. मतलब drastic change in behavior. बहुत ज़्यादा हंस रहा है, कुछ ज़्यादा ही हंस रहा है, okay? या तो बहुत हंस रहा है या बहुत ज़्यादा रो रहा है। Complete change in personality from their normal behavior. And लोगों को लगने लगेगा कि this is something is off. This is not his core nature. है ना? ये तो इतना ज़्यादा बात करता ही नहीं था, या तो अगर कोई बहुत ज़्यादा बात करने वाला तो इतना चुप रहता ही नहीं था, बहुत ज़्यादा चुप रह रहा है, दरवाज़ा हमेशा बंद है, किसी को एंटर नहीं करने को, एंट्री है ही नहीं किसी को। तो इस तरह का ये, दिस इज स्टेज 2। और स्टेज 3 तो ऐसा हो जाता है, स्टेज 3 इज लाइक विद इन 24 hours दिस पर्सन विल ट्राई टू अटेम्प्ट सुसाइड विद इन 24 hours। उस समय हमें फिर 24 hours वॉच लगानी पड़ती है। जब हमें लगे कि स्टेज 3 में कोई है तो वी नो दैट दे हैव ऑलरेडी ट्राइड कमिटिंग सुसाइड। उन्होंने मेथड डिसाइड कर लिया, करके भी देख लिया है। कल ही मैं एक लड़की काउंसलिंग करी थी फ्रॉम जयपुर। शी इज़ इन 12th standard and she got into the prestigious university in Melbourne. ठीक है। उसकी मम्मी ने ऑलरेडी सुसाइड से उसकी डेथ हुई थी, और तब से मैं उसकी काउंसलिंग करती हूँ। लड़की की मदर की की सुसाइड डेथ से हुई डेथ थी, हुई। तो उसकी मैं काउंसलिंग कर रही थी बिकॉज शी इज ऑल्सो सुसाइडल। She called her father to inform her that she got into a very prestigious university
And the first thing the father said, okay, but how much scholarship did you get? She said, I think itna 1.5 lakh jitna mila hai. Oh, that is not enough. You know our financial situations and all these universities are fake. They just want our money. और फिर उसकी थोड़ी सी डिबेट हुई अपने फादर के साथ दैट नो यू नो आई रियली स्कोर्ड वेल एंड ऑल ऑफ दैट एंड यू नो एवरीबडी इज सेइंग दिस इज अ रियली गुड यूनिवर्सिटी एंड ऑल ऑफ दैट एंड शी कट द कॉल एंड देन शी ट्राइड टू कट हर नर्व्स ओके और ये वो लड़की है जिसने ऑलरेडी 6-7 बार कट चुकी है ट्राई मम्मी ऑलरेडी एंड शी इज़ इन 12th स्टैंडर्ड उसका सोचो उसका फ्यूचर कितना ब्राइट है मेलबर्न में उसको मतलब शी इज़ द फर्स्ट वन इन हर होल कैंपस टू गेट इन एडमिशन विथ स्कॉलरशिप ओके एंड जस्ट बिकॉज वो फादर के साथ वो इमोशनल बॉन्ड मतलब फादर समझ नहीं पाए रीड नहीं कर पाए या फिर वो एक मिसिंग है देयर इज सो शी कॉल्ड मी देन एंड देन आई स्पोक टू हर एंड आई टोल्ड हर दैट आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू यू नो and your mother is always with you and अगर वो होती तो वो भी बहुत proud feel करती and I told her that I'm going for a podcast tomorrow and I'll talk about you and I'll talk about what a great inspiration you are for all the girls who are so young and you know facing so many challenges और फिर भी इतना अच्छा कर रही हैं life में True. right so she said yes मैंने बोला मैं तुम्हारा नाम नहीं लूँगी but I'll talk about you and she was very happy yes she was very happy and the kids like that are inspiration क्योंकि कितना डिफिकल्ट है यार मदर का सुसाइड के साथ उसने सुबह अपनी मदर से बात की वो मूवी में जा रही थी उसकी मम्मी ने उसको मैसेज किया आई लव यू बेटा एंड ऑल ऑफ दैट इसने बोला कि मम्मी मूवी पे जा रही हूँ वापस आके कॉल करती हूँ शी केम बैक फ्रॉम द मूवी पर वो बहुत टायर्ड थी तो उसने कॉल नहीं किया सुबह उठी तो पता चला कि मम्मी हैड कमिटेड सुसाइड नाउ शी ब्लेम्स herself all her life what is her fault मैम ये तो बहुत ज़्यादा गहरा डिप्रेशन है उस बच्ची के लिए बहुत मुश्किल है टू कम आउट ऑफ दैट इट इज़ नॉट ईजी द वे शी इज़ हैंडलिंग इट मतलब इट्स मतलब इसीलिए ऐसे बच्चों की रोज ही काउंसलिंग करती हूँ मैं एवरी डे and it is very I can miss my food but I can't miss such counselings because it is important to keep them on track to keep them on the healing journey मैम जब फैमिली में ऐसा कुछ हो चुका है जैसे उनकी उस बच्ची की मदर ने सुसाइड किया बच्ची ने भी सुसाइड अटेम्प्ट किया है तो क्या इसको इस चीज से रिलेट किया जा सकता है कि क्या सुसाइड टेंडेंसीज या सुसाइडल थॉट्स जो है क्या ये जेनेटिकल भी हो सकते हैं हो सकते हैं डेफिनेटली हो सकते हैं बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी it is not necessary that it is coming from the genetics it is possible though क्योंकि मैं देखिए आप डिप्रेशन के जितने भी लोग हैं वो सारे तो सुसाइडल हो ही जाते हैं ठीक है they will get into मतलब 65% of the suicidal case are coming from mental disorders so there are high chances of people with absolutely no problem in life but still feeling suicidal because of that specific gene which is missing right तो वो तो that is the truth but it is also possible that the trauma of losing the mother can also create a suicidal thought so it's both ways possible both ways okay so apart from genes एक कारण हो सकता है suicidal thoughts के लिए if you have seen the interview of Mahesh Bhatt's daughter have you seen that Alia Bhatt's sister Shaheen Bhatt so she wrote a book and during the launch of the book she spoke about this that she has been feeling suicidal and depressed for a long time okay and or when she talked to her father said that he also had the same problem and Pooja Bhatt also had the same problem because it is a gene that is you know and it goes to certain kids and it does not go to other kids right so it is not you can't control it is something that you're born with so you can't help so I believe gene एक कारण हो सकता है and at the same time जो environmental issues होते हैं वो भी होता है कि हम किस environment में रह रहे हैं कई बार हम चीजें अगर हमारे जीन्स में नहीं है तो हम अपने समाज से भी सीख जाते हैं बिल्कुल मैम जैसे हम डिप्रेशन के ऊपर बात कर रहे हैं डिप्रेशन इज वन ऑफ द मेजर रीजन जिसकी वजह से लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं कई बार क्या होता है डिप्रेशन हर किसी की लाइफ में होता है फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों का डिप्रेशन मोमेंटरी होता है कि कुछ समय के लिए मुझे अगर किसी ने कुछ बोल दिया या मुझे मेरी कोई फॉर एग्जाम्पल रैंक अच्छी नहीं आई तो मैं डिप्रेशन में चला गया और एक पर्सन होता है जो कि डिप्रेस्ड होता है विच इज अ मेंटल कंडीशन सो
डिप्रेशन इज नॉट इक्वल टू बीइंग डिप्रेस्ड. हाउ ट्रू इट इज? So people confuse depression with sadness actually, है ना? आपके साथ अगर कोई इंसिडेंट हुआ है और आप उसके लिए सैड हो गए, दैट इज सैडनेस. दैट इज लाइक अगर आपके घर में एक्सीडेंट हो गया है, घर में किसी की डेथ हो गई है, घर में कोई भी प्रॉब्लम हो गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, मार्क्स अच्छे नहीं आए, दोस्त ने दोस्ती तोड़ दी, गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स इन लाइफ कैन कॉज सैडनेस. बट डिप्रेशन इज अ क्लिनिकल कंडीशन and it is a clinical term only used when आपके पास बिना किसी reason के भी you feel like everything is the end of everything. You don't feel like doing anything. So and peak depression कब होता है पता है? When you are actually achieving everything. Deepika Padukone was a clear example of this. She was at the peak of her career when she fell into depression. And so is a lot of celebrities. At the peak of their career, they are taking medication for depression, because depression is when there is absolutely no reason for it, for your sadness. Your sadness can be a trigger, but that is not the reason for depression. For example, जैसे कि for example आपकी engagement हुई थी और engagement टूट गई, बहुत sad event है, आप बहुत दुखी रहोगे, रोगे, चिल्लाओगे, ट्रॉमा है, धीरे धीरे वो प्रोसेस हो जाएगा, आपके शरीर में से निकल जाएगा, 1 साल के बाद आप ठीक हो जाओगे. ठीक है? डिप्रेशन का ऐसा नहीं है. यू विल नेवर बी आउट ऑफ डिप्रेशन अनलेस यू टेक क्लिनिकल हेल्प. मैम, क्लिनिकल हेल्प के ऊपर मुझे एक बात याद आ रही है. मैं एक बार एक साइकेट्रिस्ट के संग बैठा था. वो हमारी फैमिली फ्रेंड है, तो उनसे इसी सुसाइड एंड डिप्रेशन ऑल दोज थिंग्स इनके ऊपर बात हो रही थी. तो उन्होंने एक चीज़ बताई जो मुझे बड़ा अजीब लगा. उन्होंने मुझे ये बताया कि जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं, जिनके अंदर डिप्रेशन होता है, जो क्लिनिकली डिप्रेशन जो उनके अंदर होता है, वो जब बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं तब वो कभी सुसाइड नहीं करते. एंड जैसे ही उनकी थेरेपीज स्टार्ट होती है, जैसे ही उनके मेडिकेशन स्टार्ट होते हैं, एंड द टाइम व्हेन दे स्टार्ट फीलिंग बेटर, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे कमिट सुसाइड. वो एक्चुअली क्या होता है ना, जब तक ट्रॉमा दबा हुआ है, लाइक क्या होता है, थेरेपी में हम क्या करते हैं, हम पुराने वूंड्स को खोलते हैं ना, आपकी पुरानी चीज़ों को याद दिलाते हैं, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा को ओपन अप करते हैं. अगर उसका सही तरीके से इलाज नहीं हुआ, मतलब आपने वूंड ओपन तो किया पर उसको हील नहीं किया, तो इंसान को सडनली वो सब याद आ जाता है जो उसने अपने अंदर दबा के रखा था. ट्रॉमा, वो जो आप, जैसे कुछ लोग ब्लैकआउट हो जाते हैं, मतलब अगर आप उनसे कोई एक इंसिडेंट बचपन का पूछो, जब उनके साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज या बहुत ज़्यादा कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ था, वो ब्लैकआउट हो जाते हैं, दे डोंट रिमेंबर, क्योंकि माइंड आपको बचाने के लिए उस ट्रॉमा से ब्लैकआउट कर देता है. लेकिन अगर हम थ्रू हिप्नोसिस, हम थेरेपी में हिप्नोसिस करते हैं, थ्रू मल्टीपल थेरेपीज, अगर आप वो उसको अवेकन करते हो, उसको जागृत करते हो, ओपन अप करते हो वो पिटारा, पेंडोरा बॉक्स, तो फिर उसमें से वो सारी कीड़े निकलेंगे जो आपने दबा के रखे हुए थे. और जब निकलेंगे और उसका इलाज नहीं हुआ सही तरीके से, तो ऑब्वियसली इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रॉमा. मैम, उन्होंने यही बात बोली थी. थोड़ा सा उनका बोलने का तरीका मेडिकल से रिलेटेड था. उन्होंने ये बोला था कि जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो एक्चुअली उसके बॉडी में इतनी एनर्जी ही नहीं होती कि वो कुछ एक्शन ले पाए. बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं होता. कुछ करने का मन नहीं करते. एंड द टाइम व्हेन वी स्टार्ट डूइंग थेरेपीज, वी स्टार्ट गिविंग देम मेडिकेशन, तो उनकी वो एनर्जी वापस आती है. अब होता क्या है, उनकी एनर्जी तो वापस आ गई, लेकिन उनका जो अनहैप्पीनेस है वो तो कहीं गया नहीं है. तो अनहैप्पीनेस तो है, और अब उनकी बॉडी के अंदर एनर्जी आ गई है. देन दे स्टार्ट कि अब मुझे ये कदम उठाना चाहिए. और उन्होंने बोला कि जब व्यक्ति पीक डिप्रेशन में हो, उससे ज्यादा ख्याल उसका जब रखना पड़ता है जब वो डिप्रेशन से उभर रहा होता है. बिल्कुल सही कहा. एंड दिस इज 100% ट्रू. जब हम इनिशियली हम स्टार्ट करते हैं ना किसी सुन इंसान से, खैर मेरे पास तो सिर्फ सुसाइडल केसेस आते हैं, तो सुसाइडल केसेस में तो हम कंटिन्यूस थेरेपी देते हैं. हमको पता है कि इनको जरा सा भी छोड़ दिया तो देवेर उनका जो बच्चा कुछ एनर्जी है विल गेट देम इनटू अ पैनिक अटैक आएगा, या तो फिर कुछ कर लेंगे या कुछ अटेम्प्ट कर लेंगे. सो वी हैव टू बी इन टच विद देम ऑल द टाइम, आइदर थ्रू व्हाट्सएप messages, either through chats or calls, or one-way conversation also sometimes. But we have to be continuously in touch, क्योंकि वो बड़ा risky time होता है. The healing is a very difficult journey, स्पेशली जिनका बहुत ज़्यादा मतलब ट्रॉमेटिक केस रहा हो. अगर ऐसा लग रहा है कि इनका सिर्फ क्लिनिकल वाला है, मतलब कोई रीज़न नहीं है, देयर इज़ नो ट्रॉमा, देयर इज़ नो पेन, तो कभी कभी वो सिर्फ 1-2 गोलियों से भी ठीक हो जाते हैं. बट अगर इफ देयर इज अ ट्रॉमा हिडन समवेयर, तो फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगता है. 66 days इज नॉर्मली, आई वुड से, इज द हीलिंग पीरियड फॉर अ पर्सन हु इज
coming out of depression. वाओ Yeah. मैम, आपने जैसे बहुत सारे सुसाइडल केसेस देखे हैं, तो ये देखा गया है कि जिसने सुसाइड किया वो व्यक्ति तो चला गया, लेकिन उसके बाद उसकी फैमिली के ऊपर उस इवेंट का क्या असर होता है? क्या आप कोई ऐसा इंसिडेंट या स्टोरी शेयर कर सकती हैं जहाँ पे जिस व्यक्ति ने सुसाइड किया वो तो चला गया, लेकिन उसके बाद उनकी फैमिलीज बहुत को भी सफर करना पड़ा? फैमिलीज बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम गेट सुसाइडल. आई हैव डन थेरेपी फॉर अ मदर who lost her son, 17-year-old का सन था उनका, committed suicide because उसकी गर्लफ्रेंड 2 साल वाली गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया. What? Yeah. And the mother had already taken therapy, और बहुत सारी थेरेपी वो करवा चुकी थी. उसके बाद someone recommended me, and when I did her therapy, the only question she asked me that I want to commit suicide. You cannot stop me. I said I will not let you. So she said that मुझे बस एक question पूछने के लिए suicide करना है. I will want to die, and I want to go to where my son is, and I want to ask him that मेरा 17 साल का प्यार तुम्हें कम पड़ गया कि तुमने वो 2 साल की लड़की के लिए you commit suicide. तो I explained her to her that वो उसके हाथ में नहीं था, वो सोच नहीं पाया. अगर उसका डिसीजन मेकिंग ब्रेन काम कर रहा होता ना, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अगर काम कर रहा होता तो इतना लॉजिकल डिसीजन ले पाता कि यार दिस इज नथिंग, ब्रेकअप्स आर नथिंग. पर क्योंकि ये मैगडिला लॉन्ग टाइम डिस्ट्रेस के बाद इतना ज़्यादा अलार्म की तरह बजने लगता है, वो डिसीजन लेने ही नहीं देता आपको. यू आर लाइक अ रोबोटिक पर्सन. आपको वो दर्द भी महसूस नहीं हो रहा होता जब आप अपने हाथ काट रहे होते हो. You don't even feel the pain because you become robotic. मेरे आई थिंक बैक टू बैक पिछले किसी पॉडकास्ट में वी स्पोक अबाउट कि सुसाइड के बाद आत्मा कहाँ जाती है. ओके, एंड वी स्पोक अबाउट द अदर पास्ट लाइफ्स एंड ऑल ऑफ दैट. तो someone who was suicidal who saw that podcast and he contacted me and he said, ma'am, I was about to commit suicide. I saw your podcast and I understood that. मुझे तो लगा था सारी प्रॉब्लम का एंड है सुसाइड. If I die, I'm free of all the pain. But I saw that you spoke about past life and you said that कि suicidal जो भी लोग suicide करते हैं उनको कोई होता ही नहीं है next life. They are stuck in this realm and they cannot take a rebirth. And वो फिर गोल गोल घूमते रहते हैं और हजारों सालों तक घूमते रहते हैं. So then I controlled myself and I decided to speak to you. True. So मैम, अब अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो क्या स्कूल कॉलेज में जो बुलिंग होते हैं which is very common, हर जगह है, क्या बुलिंग भी एक रीजन है? लुक एट द केसेस, माय गॉड. अभी आपने वो अहमदाबाद का ही केस था वेयर एक किड मर्डर्ड 10th बच्चे का, 8th क्लास के बच्चे ने 10th क्लास के बच्चे को मार डाला, राइट, बिकॉज ऑफ मेरे हिसाब से वो बुलिंग का ही केस था. that जिनके बीच में जो भी झगड़ा था या जो भी I really don't know about it, but reason could be anything, but still उनके चैट्स जो लीक हुए हैं where they are talking so casually about the murder, as if the other guy is saying कि यार तुझे प्रॉब्लम थी तो मारने की क्या जरूरत थी. तो उसने बोला छोड़ना यार, मार दिया बस, जो हो गया सो हो गया. What rubbish is that? Imagine that. Consider murder, मतलब बुलिंग के केस में murder is also okay. They think that this is okay. There was also a case of 2 same class के बच्चों में एक झगड़ा हो रहा था और एक ने दूसरे का मर्डर कर दिया बाथरूम में, and it is also caught on camera. So imagine the level of actually क्या है ना कि लड़कों के बीच स्पेशली बॉयज, ये ज़्यादातर बुलिंग वाले केस बॉयज में ज़्यादा पाए जाते हैं बिकॉज लड़कों का बुलिंग का कोई लेवल ही नहीं है, मतलब कोई एंड ही नहीं है. देयर इज़ नो एंड, देयर इज़ नो बाउंड्रीज ऑफ किस लेवल तक आप किसी को परेशान कर सकते हैं. Because I think लड़कों को लगता है कि everything is okay, but it is not okay, right? And it goes to a point where because जब abusive language use करते हैं लड़के आपस में, और फिर when they start abusing each other's mother, and then some of them are sensitive, so they fight back. When they fight back, they're bullied, and they're bullied in such a heinous way. There was another case where a kid was मतलब multiple times raped by the senior boys. स्कूल में. एंड उसकी मदर बहुत टाइम तक वो कंप्लेन अवॉइड करता था स्कूल जाना. फिर उसकी मदर ने उसको पेट में दर्द की कंप्लेन करता था. जब इंटरनल एग्जामिनेशन हुआ तो ही वाज सो बैड कंडीशन दैट परमानेंट डैमेज इज डन टू हिज इंटेस्टाइन एंड ऑल ऑफ दोज पार्ट्स. परमानेंट डैमेज. जो मेंटल डैमेज हुआ है वो तो अलग ही, फिजिकल डैमेज इज ऑल्सो परमानेंट.
and she's still fighting the case. तो मैम यहाँ पे सवाल तो ये उठता है कि अगर स्कूल्स भी सेफ नहीं है तो स्कूल, कॉलेज या कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है? आई थिंक एट द सोसाइटी लेवल ऑल्सो, अगर आप सपोज स्कूल में बचा भी लोगे, अगर स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी ले, है ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट ले ले, स्कूल ले ले, व्हाट अबाउट द प्ले ग्राउंड्स? What about the society where they play? What about the football coaching institute? What about the swimming coaching institute? कहाँ कहाँ बच्चों को बचाओगे? ये तो कल्चरल लेवल पेरेंट्स पे की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है Yes, चाहिए। absolutely, absolutely. पेरेंट्स को जो ये- बच्चा बुली कर रहा है उसके पेरेंट्स ने बिल्कुल, इट इज कमिंग फ्रॉम समवेयर. इट इज जैसे एक दीमक है सोसाइटी के अंदर, वहां से ये हो रहा है. आइदर इट इज जो लोग बोलते हैं कि एवरीथिंग इज ओके इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी क्लब के उसमें गालियां देना इज ओके. मैं बोल रही हूँ वही तो सब बच्चे देख रहे हैं. दे थिंक दैट इट इज कूल कि मैं गाली दूं तो एवरीबडी इज लाफिंग. इट स्टार्ट स्मॉल, ओके, and then it goes bigger and bigger and people think that everything is okay. पहले आपने अलाउ कर लिया कि नेटफ्लिक्स के सारे शोज में गालियां वालियां इज वायलेंस इज ओके. So much the games that are produced these days are so much violent and it is all about killing people. तो उनको इतना ज्यादा गेमिंग का आदत है आजकल के बच्चों को. एवरीथिंग इज साइकोलॉजिकल एंड इट बिकम्स लाइक जब वो उनका गेम छीन लिया जाए तो आपने देखा एंजाइटी अटैक कैसा होता है बच्चों को. एब्सोल्युटली. Once you- टॉडलर्स में देख लीजिए. Yes, yes. तो टॉडलर्स हैं, मम्मी पापा उनको खाना नहीं खिला सकते जब तक उनके आगे कोकोमेलन ना चले. Absolutely true. और फिर अभी कोकोमेलन है, बाद में फिर वो ऐसे गेम्स देख रहे हैं, ऐसे गेम्स खेल रहे हैं जो बहुत ही वायलेंट है. और जब वायलेंट गेम आप सडनली हटा लोगे तो कहीं ना कहीं तो वायलेंस वो स्ट्रीक तो बन ही गया है ना. दिमाग में तो खून खराबा चल ही रहा है ना. तो फिर वो कहीं ना कहीं तो वो करेगा ना. ही विल, उनको लग रहा है कि वो गेम ही है, एवरीथिंग इज अ गेम, वो वर्चुअल वर्ल्ड में ही रह रहे हैं. ट्रू. And the problem is not with the kids. It is the problem with the parents because parents, nobody wants to take responsibility of the kids. मैम फिर पैदा क्यों करते हैं? आजकल यही प्रॉब्लम है. Everybody wants to work. Everybody wants, nobody, बच्चे की जिम्मेदारी, बच्चे के साथ बैठ के बात करना, खेलना, स्टोरी सुनाना कोई नहीं करना चाह रहा. मैम ये तो पेरेंट्स को समझना चाहिए ना कि not only अगर- parents, everybody is like that. एवरीवन, इट इज फॉर एवरीवन. अगर मान लीजिए आप अपने बच्चे को इस दुनिया में लेके आए हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है. अगर आप उसे ठीक तरह से परवरिश नहीं दे सकते देन बिल्कुल आपको नहीं बच्चे को लाना चाहिए. Nowadays are the most ignored people. मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि क्या सुसाइड को प्रिडिक्ट किया जा सकता है? Yes, in stage 3. Like I said ना, जैसे stage 1 अगर हमने ऑब्जर्व किया है किसी का एंड थ्रू, देखिए क्या है, हर कोई नहीं कर सकता. दैट्स व्हाई वी ट्रेन सुसाइड प्रिवेंशन काउंसलर्स. We do a certified course for suicide prevention counselor because the suicide prevention counselor are different from the normal counselors. इनको ट्रेन ही सिर्फ सुसाइड के सिम्टम्स के लिए किया जाता है. What are the symptoms only for suicide? And how to identify which stage they are in. Stage 1, Stage 2, Stage 3. ये WHO डिज़ाइन ट्रेनिंग है और इसमें क्लियर साइंस आप रीड कर सकते हैं और देर आर स्पेसिफिक वेज ऑफ हैंडलिंग दैट काउंसलिंग. उसमें कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कौन से वर्ड नहीं, उसका पूरा क्लियर गाइडलाइन है हाउ टू काउंसिल. एंड वंस यू डू दैट ट्रेनिंग यू अंडरस्टैंड कि इंसान 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है. जब स्टेज 3 पे है तो हमें क्लियर गाइडलाइंस है व्हाट टू डू विद देम एंड वी हैव टू कीप अ 24 hours watch. So we can predict who's going to commit suicide in the next 24 hours. क्योंकि ज़्यादातर वही लोग होते हैं जिनका like you said या तो वो ऑलरेडी अपने सारे साइंस पुराने दिखा चुके हैं. पुराने साइंस दिखाने के बाद now they have gone into a silence mode. But now we know that because he has already shown signs of suicide and he suddenly gone into, जैसे मेरे साथ काउंसलिंग कोई कर रहा है तो और वो सडनली फ़ोन उठाना बंद कर देता है. I know then. I know that now he's in a risky state. So I keep a number of their, immediate family. Because ये तो बात सच है कि immediate family के अलावा कोई बचा नहीं सकता physically. Absolutely. है ना, कौन बचा सकता है? कोई नहीं. मैं तो जब काउंसलिंग कर रही हूँ तो मैं कैलकाटा, अहमदाबाद, गैंगटॉक, US, दुबई, सब जगह की कर रही हूँ. I can't be physically there. So the physical saving of the person can only happen within the family. So the idea of Suicide Free India यही था हमेशा से कि that I create one suicide prevention counselor in every house. That's the only way to save suicide and make India suicide free country. Okay. Because there is no other way. Absolutely. मैम एक सवाल और है. ये हम लोग, मैंने ऑब्जर्व किया है बेसिकली, अभी कुछ दिन पहले का इंसिडेंट है.
हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता है और मुझे मालूम है बिकॉज मैं उसको काफ़ी बचपन से ऑब्जर्व करता हुआ आ रहा हूँ, वो कुछ काम धंधा नहीं करता, वो बस आइडल बैठा रहने चाहता है। तो कुछ लोग क्या है सुसाइड का ड्रामा भी करते हैं। यस, एब्सोल्युटली ट्रू। और वो इसलिए करते हैं ताकि अपनी फैमिली को थ्रेटन कर सके। तो जब साइंस कॉमन है और उनको पता है कि थ्रेटन कैसे होगा, तो हाउ फैमिली कैन डिफरेंशिएट कि ये सच में साइंस है या ये बस एक थ्रेट है? जो सुसाइड वर्ड यूज कर रहा है ना, वो नहीं करेगा सुसाइड। यू गेटिंग माय पॉइंट? इफ समवन इज से आई विल कमिट सुसाइड, they will not commit suicide. अच्छा, Yeah. Only people who want to commit suicide, they will show signs like, I want to die. This is too much for me. I can't handle it. They will say things like that. But they will not use the term क्योंकि they are scared of the term. उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने बोला ना, मैं कर दूंगा। जो लोग सच में सुसाइडल होते हैं ना, वो शार्प ऑब्जेक्ट से डरते हैं। उस कमरे में एंटर नहीं करेगा जिसमें शार्प ऑब्जेक्ट होगा। दे आर स्कैर्ड ऑफ, क्योंकि उनको ये डर लगता है कि अगर शार्प ऑब्जेक्ट मैंने देख लिया और मैंने उठा के और मैंने मार लिया अपने आप को, तो they want to live. Everybody wants to live. This is our primal instinct to survive. So वो खुद भी बचना चाहते हैं. They are scared of their own thoughts. So जो सच में करेगा ना, वो ये वर्ड भी नहीं बोलेगा कि उसको लगता है कि अगर मैंने बोला तो मैं शायद कर ही लूँ। एब्सोल्युटली। और जो आपने उस लड़की का केस बताया था जिसकी मदर ने सुसाइड किया था, अगर मैं इस इंसिडेंट से उस लड़के के केस को रिलेट करूं, उस लड़के ने क्या किया, जो फेक अटेम्प्ट कर रहा था थ्रेटन करने के लिए, वो बैठा हुआ था 3-4 दिन से। उसके पेरेंट्स उसको बोल रहे थे या तो तुम पढ़ाई करो या जॉब करो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, शाम को सबके सामने घर के अंदर गया, कमरा बंद किया और ये शो किया कि मैंने कुछ खा लिया। हालांकि उसने जब और खाने के बाद वो नाटक करने लग गया बेहोशी का। दरवाजा तोड़ा गया, उसको ले जाया गया हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में कुछ निकला नहीं, बट स्टिल डॉक्टर डोंट वांट टू टेक द चांस, तो डॉक्टर ने उसको ऑब्जर्वेशन में रखा। तो हमें पता चल गया कि ये फेक है, बिकॉज अगर मुझे सच में अगर सुसाइड करना होगा, मैं किसी को बता के क्यों करूंगा? बिल्कुल बिल्कुल, अगर सच में मरना होगा तो वो तो दैट इज डेफिनेटली अ फेक केस। एब्सोल्युटली। तो मैम अब एक जो मेरा नेक्स्ट सवाल है कि अगर किसी को अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करना है तो उसके लिए क्या करे? So, for example, if you want to prevent कि आप उस level पे ना पहुँचो, तो couple of my suggestions to everybody who's going through a tough time or let's say depressed time is first of all, you have to, ये जो दिमाग का load है ना, इसको निकालना होता है ना? First you have to disperse that load, and the best way to do is journaling. Okay, write it down. Write everything that is, जिसे हम कहते हैं writing, thinking on paper. जो लोग कहते हैं ना मुझे ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, मैं लूप में चले जाता हूँ, स्टार्ट राइटिंग एज मच एज यू कैन, एंड दैट हैज़ बीन साइंटिफिकली प्रूवन टू रियली क्योर पीपल ऑफ डिप्रेशन। मैं सिर्फ मतलब आपको, दिस इज अ काइंड ऑफ अ फ्री थेरेपी। यू स्टार्ट राइटिंग, it will cure you from depression. It will stop all the overthinking. Every single day, just write every negative thought that you have on paper and then burn it. And also burn it. So that's called the burning technique. Okay. Second is the power of self-talk, positive self-talk in the mirror. अगर आप mirror में जाके 3-4 statement positively अपने बारे में बोलें, okay? Hug yourself, pat yourself on the back, say positive thing about yourself, even if you don't mean it, even if you don't believe it, even if you hate yourself, you have to create that positive image through positive self-talk. तो ये 2 टेक्निक से ही ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आने लगता है लोगों के डिप्रेस्ड बिहेवियर में। एंड थर्ड थिंग इज मंडला आर्ट। People who are going through depression, they should definitely do mandala art. It releases a lot of pain. It releases a lot of emotions. मंडला आर्ट क्या? मंडला आर्ट एक बुक आती है, मंडला डिजाइन होता है स्पेसिफिकली। उसमें बस कलरिंग करनी होती है। समटाइम्स पीपल कैन स्केच इट एंड कलर इट, बट इट इज नोन टू रिलीव एक्चुअली क्या एनी काइंड ऑफ क्रिएटिव मेथड दैट कैन रिलीज योर इमोशंस। मंडला इज वन ऑफ देम। So if people, हर किसी के अंदर एक creative streak तो होता है, no, but mandala everybody can do. If you just take a mandala book and just color it, it has proven benefit of mental wellness. So ये 3 techniques. Thank you so much मिताली जी, आपने अपने थॉट्स शेयर किए, एंड आई बिलीव आज के कन्वर्सेशन से अगर हम किसी एक व्यक्ति की भी हेल्प कर पाए तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल और हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। Absolutely.